हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या ही बोलूं, स्टॉक मार्केट में ऐसे 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 लोगों से पाला पड़ता है जो कहीं ना कहीं वो श्री कृष्ण वाली कहानी नहीं सुनी आपने कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर दी थी उन्होंने, बट लास्ट में उनका गला काटना ही पड़ा। तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लोग हैं स्टॉक मार्केट में जिनसे मेरा पाला पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भैया किसी बंदे को हायर कर दूं एंड जैसे ही वो मुंह खोले उसके मुंह पे टपा। एक्चुअली ये सब मजाक की बातें हैं, बट सीरियसली इतना इरिटेशन होता है, लोग जबरदस्ती ऐसा पैनिक फैलाने की कोशिश करते हैं स्टॉक मार्केट में। इस बंदे की जो मैं बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट लाइक 1.5 years हो गए इसको बोलते बोलते कि मार्केट क्रैश होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, धरती फटने वाली है, वर्ल्ड वॉर होने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 17,000 पे था तब भी निफ्टी के बारे में यही बोल रहा था, अब निफ्टी 22,000 पे आ गया है तो भी बंदा यही बोल रहा है। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिस करके बैठा है, इनफैक्ट कोई भी पैसा बनाया नहीं है बंदे ने, और जो पैसे बनाए हैं उनको वो पैनिक क्रिएट किए जा रहा है। इनफैक्ट कुछ बंदे ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ भाई ये जो बंदा बोलता है ना इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करो। ये बोलता है मार्केट क्रैश होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप ट्रेडिंग भी ले कर रहे हैं ना, तो उसके ऑपोजिट में बुलिश पोजीशन बना लो। अब ये कल की ही बात है, मार्केट्स थोड़ा सा झर्क के आया, 5 दिन लगातार मार्केट्स ऊपर जा रहा था, एक दिन हल्का सा झर्क आया, ये बंदा पागल हो गया, देखो मैंने कहा था, मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था। और बोल रहा है अभी तो स्टार्ट है, निफ्टी तो 1-2 दिन में ही 3 to 4% गिरने वाला है। भैया मैं मतलब आई विश काश मेरे पास भी श्री कृष्ण जैसा पावर होता और मेरे पास भी सुदर्शन चक्र होता। चलिए जो भी है, अब आते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। मूड खराब नहीं करते ऐसे लोगों की बातें करके। इनफैक्ट इन लोगों की बातें सुनकर एक एक बंदा का रील और देख रहा था मैं, काफी फेमस है, अभी काफी चर्चा में रहते हैं यूट्यूब पर। बीएम, नाम पूरा नाम नहीं लेता हूँ, बिना काम में कोई इश्यू हो जाएगा। मेरा छोटा चैनल है, स्टार्ट किया है, तो भैया इतने बड़े लोगों के बारे में क्या ही बोलूं। लेकिन बीएम बोलकर हैं, इनका कहना है जो रेलवे स्टॉक्स हैं वो परफेक्ट एग्जांपल हैं बुलिश पीरियड के, जिसमें और जब ये बुलिश पीरियड एंड होगा तो ये बुल रन एंड होगा तो 80% तक करेक्ट हो जाएंगे। भैया पहली बात तो ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं कि कौन सा स्टॉक इतना करेक्ट होगा, और एट द सेम टाइम मैं या कोई भी नहीं जानता कि रेलवे स्टॉक्स की कहानी यहाँ पे खत्म हो रही है या अभी और कई साल तक चलने वाली है। बट इतना जानता हूँ रेलवे एज ए सेक्टर, स्पेसिफिकली जिस सेक्टर पे गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है उसको आप इजिली राइट ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, रेलवे सेक्टर ऑलरेडी काफी हीटेड अप हो गया है, बट जिन लोगों ने पैसा बनाया है उन्होंने बनाया है, आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं मान लीजिए कि भैया आप या कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट में हर एक सेक्टर, हर एक स्टॉक को नहीं पकड़ सकता। कुछ अच्छे स्टॉक से सेक्टर्स जल्दी पकड़ में आ जाए तो कहीं ना कहीं फायदा होता है, बट कहीं ना कहीं इनकी फ्रस्ट्रेशन देख के लगता है कि इन्होंने शायद कोई भी सेक्टर या कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं पकड़ पाया जो अच्छी तेजी में था। अभी रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो ऑब्वियसली मैं भी फ्रेश एंट्री नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट जैसे फॉर एग्जांपल जुपिटर वैगन विद इन अ फ्यू मंथ्स मेरे लिए 3 times हो गया था, तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल गया। अराउंड मैंने 3.5 लाख रुपए लगाए थे, तो 10,30,000 के आसपास सेल कर दिया, 7 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब ये 7 लाख रुपए मेरे से कोई नहीं छीन सकता। जैसे शाहरुख खान चक दे मूवी में कहता है कि ये 70 मिनट्स आपसे कोई नहीं छीन सकता, वैसे ही ये 7 लाख रुपए अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मैंने प्रॉफिट बुक करके निकल लिया। ऐसे ही IRFC है जो मैंने 3x किया, प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी भी इरकॉन में मैं इन्वेस्टेड हूँ जो नियर अबाउट मेरे लिए 2.5 टाइम्स हो गया है या 2.25 टाइम्स हो गया है। तो भाई ठीक है, हो सकता है गिरेंगे, गिरना मार्केट्स की फितरत है। स्टॉक्स बड़े हैं तो गिरेंगे भी, वापस बढ़ेंगे भी, बट ऑब्वियसली टोटली राइट ऑफ नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती। ये सब बातें बोलकर क्या होता है ना, लोगों को इरेशनल डिसीजन लेने पे आप मजबूर कर देते हैं। लेट लेट द पीपल डिसाइड, लेट द इन्वेस्टर्स डिसाइड कि उनको क्या करना है। अगर उनको रेलवे स्टॉक्स में अट्रैक्टिव लग रहा है तो आप उनको जज करने दीजिए ना, ना ही आप परफेक्ट है, ना ही मैं परफेक्ट हूँ, ना ही कोई और परफेक्ट है। 100% किसी को पता हो तो भैया 2 ही दिन में अंबानी बन सकता है। चलिए अब आते हैं यूएस मार्केट्स की तरफ। यूएस मार्केट्स आज अच्छा खासा तेजी में है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फ्यूचर्स भी अच्छे खासे तेजी में थे आज। डाउ जोन्स अराउंड 0.76% ऊपर चल रहे हैं, नेस्डैक 2.4% एंड S&P 500 1.58%। सिंपल सा लॉजिक है, जो एनवीडिया है वो जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेड थी उससे कहीं ज्यादा अर्निंग्स बहुत अच्छी आई हैं, क्योंकि उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सेक्टर पे जो फोकस है वो कहीं ना कहीं पे ऑफ बहुत ज्यादा कर रहा है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ सेक्टर एनवीडिया के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है, जिसके कारण एनवीडिया की अर्निंग्स सुपर आई हैं एंड जो ओवरऑल मार्केट्स को सपोर्ट कर रही हैं, एंड जिसका कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट इंडियन मार्केट्स में भी असर देखने को मिला। गैप डाउन ओपनिंग हुई। इनफैक्ट 15 मिनट्स का चार्ट लगा रखा हूँ। यस, हाँ, तो ऑलमोस्ट ये कहूंगा फ्लैट सी ओपनिंग हुई थी या गैप अप ओपनिंग हुई थी, बट उसके बाद लगातार मार्केट्स नियर अबाउट 1-1.5 घंटे के लिए अच्छा डाउन गया एंड उसके बाद मार्केट्स ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई। ये जो रेजिस्टेंस था इसके आसपास कुछ देर कंसोलिडेट किया एंड उसके बाद लगातार हो क्या तेजी आई है। ये तेजी किसी ने पकड़ी होगी तो आज अच्छा खासा पैसा बनाया होगा ट्रेडिंग में। हाँ, मेरी बात करूं तो मैं भी हल्की फुल्की ट्रेडिंग करता हूँ, मस्ती के लिए, मर्जी के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जुआ खेलना सबको अच्छा लगता है। एंड मैं इस पूरे ट्रेंड को नहीं पकड़ पाया, बट हाँ, मैंने अराउंड 5 या 6 ट्रेड लिया आज दिन भर में। हर एक ट्रेड में 3-4 हज़ार रुपए बनाए। आज टचवुड एक भी ट्रेड नेगेटिव नहीं रही। चलिए ट्रेडिंग की बात नहीं करते हैं, बिना काम में इशू क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि मेरा फोकस रहता है इन्वेस्टिंग पे। उसके बाद मार्केट्स ग्रुप में, मैंने मेंबर्स वाले ग्रुप में पहले ही कह दिया था कि एचडीएफसी बैंक एज यूजुअल आज वापस मार्केट्स को नीचे लेकर जा रहा है, बट रिलायंस कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। उस टाइम रिलायंस फ्लैट चल रहा था या 0.05 या 0.08% ऊपर चल रहा था। एंड उसके बाद आप मार्केट्स और रिलायंस को देखेंगे तो एक साथ ही लगातार ऊपर की तरफ गए हैं। तो इस मोमेंटम को देखते हुए ये लग रहा है कि मार्केट्स कल भी पॉजिटिव ही रहने चाहिए, स्पेसिफिकली जैसा यूएस मार्केट्स लग रहे हैं कि आज दिन में दिन एंड होते होते यूएस मार्केट्स भी अच्छा खासा पॉजिटिव में ही एंड हो गए, जिससे आज के मोमेंटम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कल भी मार्केट्स पॉजिटिव ही रहेगा। लेट्स सी, गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट्स कितना सपोर्ट कर पाता है या वापस डिप दे देता है, वो कल कल देखेंगे। अभी बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन करके दिमाग खराब नहीं करना है। एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी में उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिला, बट हाँ, बैंक निफ्टी में भी रिकवरी देखने को मिली है। 15 मिनट चार्ट में यहाँ क्रॉसओवर भी देखने को मिला है। बट जब तक एचडीएफसी बैंक परफॉर्म नहीं करेगा, स्पेसिफिकली इसका मार्केट कैप इतना ज्यादा हाई हो गया है कि अब जब तक एचडीएफसी बैंक परफॉर्म नहीं करेगा, निफ्टी बैंक में भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। उसके बाद इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी ऑटो 1.64% ऊपर, निफ्टी आईटी 1.94% ऊपर। आईटी सेक्टर में तो ऑब्वियसली कल रात को ही एनवीडिया की अर्निंग्स की रिपोर्ट आ गई थी, या आज सुबह आई थी मार्केट्स, यूएस मार्केट्स बंद होने के बाद। तो आईटी सेक्टर अच्छा खासा पॉजिटिव में था, मीडिया पॉजिटिव में था, मेटल पॉजिटिव में थे। रियलिटी सेक्टर जो वन ऑफ रिसेंट टाइम्स में मुझे अच्छा पैसा बना है रियलिटी सेक्टर में, चाहे वो फिनिक्स मिल्स हो, लोधा हो, शोभा डेवलपर्स हो, इन सब में अच्छा पैसा बना है। तो अच्छे सेक्टर्स को आप अर्ली आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना, तो आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। अभी जैसे हर जगह न्यूज आ रही है रियलिटी बहुत अच्छा कर रहा है, रियलिटी बहुत अच्छा कर रहा है, बट मैं कई सारे स्टॉक्स में ऑलरेडी पैसा डबल करके बैठा हूँ रियलिटी में। तो यही चीज है, आपको अर्ली आइडेंटिफाई करना आना चाहिए स्टॉक्स या सेक्टर्स जो आने वाले ट्रेंड में हैं। अब मैं आलतू फालतू कमेंट नहीं करता, कोई स्टॉक या सेक्टर मिस हो जाता है तो मैं ये नहीं कहूंगा वो सेक्टर खराब है या वो स्टॉक क्रैश होने वाला है। भैया मिस हो गया। अब जैसे IRED देखते देखते वो 3x हो गया, मैं पकड़ नहीं पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, अब इस पॉइंट पे मैं बाय नहीं कर रहा। बट मैं किसी को अब जो IREDA होल्ड कर रहा है उसको, उनको जाके ये बोल दूं कि IREDA यहाँ से 50% करेक्ट हो जाएगा, 80% का क्रैश आ जाएगा, बेवकूफी है। इनफैक्ट ये कहीं ना कहीं लोगों को बेफिजूल में डराना होता है। आप यूट्यूब पर हैं तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है कि थोड़ा सा सोच समझ कर बोले, क्योंकि काफी लोग जो होल्ड करके बैठे हैं वो इरेशनल डिसीजन नहीं ले। काफी लोग मैंने देखा है कि कोई भी एक नेगेटिव न्यूज या नेगेटिव कमेंट आ जाता है तो वो अपना होल्डिंग सेल कर देते हैं विदाउट रैशनल डिसीजन लिए। तो स्टॉक सेक्टर्स मिस होंगे ही होंगे आपको। कुछ ही स्टॉक से सेक्टर अगर आप पकड़ लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास केपीआई ग्रीन है, 7-8 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है, बोनस शेयर्स का भी वेट कर रहा हूं मैं, तो उसमें अच्छा खासा पैसा बना। तो ऐसे कुछ ही स्टॉक्स या सेक्टर्स अगर आप पकड़ लेंगे तो आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी सॉर्टेड है। अब आते हैं बेसिकली तीन तीन स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो यहीं एंड करते हैं। आज ज्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए, सब कुछ तेजी में थे आज। बट हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है। बट पहला जो स्टॉक है कैप्टन पॉइंट्स, ये मैं अराउंड 1000 लेवल या 1030 लेवल से डिस्कस कर रहा हूँ। फेनोमिनल कंपनी है, कंसिस्टेंटली सेल्स और मार्जिन अपने इंप्रूव कर रही है। मार्जिन मतलब प्रॉफिट्स इंप्रूव कर रही है, मार्जिन को कांस्टेंट रख पा रही है। एंड स्टॉक भी अगर देखेंगे काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है, एक पैरेलल चैनल में मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। अगेन ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, यहाँ इसको रेजिस्टेंस मिला अराउंड 1600 के आसपास, वहां से थोड़ा डिप दिया, अभी 1520 के आसपास बैठा है। तो जस्ट इन केस यहाँ से अगर कल रिकवरी दिखाने की कोशिश करता है या और थोड़ा सा डिप आ जाता है,
एंड जस्ट इन केस अगर यहाँ तक डिप आ जाता है, ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, ये अगर 1480 या 1490 तक आ जाता है ये स्टॉक, तो स्क्रीमिंग बाय होगा लॉन्ग टर्म के लिए। फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आप अगर इसका स्क्रीनर पे काफी बार डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। वैल्यूएशन अभी भी बहुत रीजनेबल है। इसका जो सबसे प्यारी चीज मुझे लगती है वो ये, आप इसके सेल्स एंड मार्जिन देखिए। लगातार जब से कंपनी स्टार्ट हुई है या जब से कंपनी लिस्टेड हुई है, इसकी सेल्स लगातार एक सीध में ऊपर की तरफ जाते चली जा रही है। कहीं भी बहुत ज्यादा डिप देखने को नहीं मिल रहा है, या कहीं भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हो रहा कि एक बार में सेल्स डबल हो गई फिर वापस नीचे आ गई। कंसिस्टेंटली थोड़ी 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 करके अपनी सेल्स इंप्रूव किए जा रही है, जो एक फार्मा कंपनी के लिए काफी ज्यादा रेयर हो जाता है। क्योंकि जैसे कोविड के समय पे काफी फार्मा कंपनीज ने बहुत अच्छा किया, उसके बाद वापस डिप देकर बैठ गई। तो इसी वजह से कैप्लिन पॉइंट बहुत सही लग रहा है। उसके बाद दूसरा जो स्टॉक है, ये रियलिटी सेक्टर का ऐसा स्टॉक है जो कहीं ना कहीं अभी तक मेरे लिए क्लिक नहीं कर पाया है। मैं अराउंड 6 to 7% लॉस में बैठा हूँ इसमें, बट हाई कन्विक्शन स्टॉक है कि ये भी बहुत अच्छा करेगा। इसकी वैल्यूएशन कंपेयर टू अदर रियलिटी स्टॉक्स चीपर है, ऑब्वियसली 31 की है। जबकि बाकी रियलिटी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे, चाहे वो डीएलएफ हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, फिनिक्स मिल्स हो, सबकी वैल्यूएशन हायर साइड पे है। एंड इसके जो रिजल्ट्स आए थे दिसंबर क्वार्टर के, वो कहीं ना कहीं उतने ज्यादा अच्छे रह ही रहे। बट अगेन प्री सेल्स कंपनी की अच्छी रह रही है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम जो थाने प्रोजेक्ट है एक इनका, वो इन्होंने थोड़ा डिले कर दिया था, जिसके कारण मार्केट्स ने अच्छा खासा पनिश किया इसको। नहीं तो अच्छे खासे पॉजिटिव ट्रेंड में था। बट यहाँ पे ये 1300 के आसपास बेस बना के अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और मेंबर्स से रेगुलरली बात होती रहती है। ऑब्वियसली कुछ मेंबर्स भी होल्ड करते हैं ये स्टॉक, तो मेंबर्स को मैं बिंदास बोल रहा हूँ कि भैया आप होल्ड करके रखो, जल्दी ही इसमें भी ये भी अच्छा करने लगेगा। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वैसे भी सुपर्ब लग्जरी प्रोजेक्ट्स बनाती है, जिसकी डिमांड अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है फ्यूचर में, स्पेसिफिकली मुंबई में। उसके बाद थर्ड जो स्टॉक है, ये मैंने रिसेंटली ही ऐड किया है, और मेंबर्स के साथ तो डिटेल में बात हुई थी कल या परसों। जस्ट इंजीनियरिंग 2200 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ऑब्वियसली रिस्कियर साइड पे है। तो जो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं वो ही इसमें एंट्री ले। प्राइस अर्निंग्स रेशियो 36.6 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों 20% से ऊपर है। पेग रेशियो 0.27 है। प्राइस टू बुक वैल्यू स्मॉल कैप है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हायर साइड पे होगा ही। ओवरऑल जो इसके रिजल्ट्स आप देखेंगे तो आपको ये जरूर कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो स्टॉक है, ये बेसिकली ईयर ऑन ईयर कंसिडर करते हैं आप इसमें। सीजनल ट्रेंड आपको साफ दिखेगा इस चार्ट में। जनरली इसका जो क्वार्टर वन रहता है, बेसिकली अप्रैल से जून, वो सबसे कम रहता है। उसके बाद अच्छा रहता है सितंबर क्वार्टर, उसके बाद दिसंबर क्वार्टर, सबसे अच्छा क्वार्टर रहता है इसका मार्च क्वार्टर। मार्च क्वार्टर में एनी टाइम, तो ईयर ऑन ईयर अब इसकी क्वार्टरली सेल्स एंड रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स अगर देखते हैं, तो लास्ट क्वार्टर में 114 करोड़ से 139 करोड़ हो गई सेल्स। प्रॉफिट भी 17 करोड़ से 23 करोड़ हो गया। ईपीएस भी 14.21 से 18.82 हो गया। एंड फर्स्ट 3 क्वार्टर्स की अपनी रेवेन्यूज जोड़ते हैं, 64 करोड़, 95 करोड़ प्लस 139 करोड़, नियर अबाउट आ रही है 298 करोड़। एंड मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है कि FY24 के लिए 515 करोड़ की सेल्स होनी चाहिए। दैट मीन्स 217 करोड़, 217 करोड़ की स्कोप बची है मार्च क्वार्टर में। एंड अगर अपने मार्च क्वार्टर देखते हैं तो 169 करोड़ थी लास्ट ईयर, तो उस हिसाब से कितना बोला मैं, 217 करोड़। तो नियर अबाउट 30% का ग्रोथ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है वहां से, जो काफी अच्छा हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम जो FY26 के लिए मैनेजमेंट ने कहा है कि FY24 में 515 करोड़ के आसपास सेल्स रहेगी। FY25 में 625 करोड़ से 650 करोड़, तो 25% के आसपास या 20 to 25% का ग्रोथ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, जो काफी अच्छा हो जाता है। ऑर्डर बुक एज ऑफ नाउ 850 करोड़ के आसपास है। एंड ये कंपनी बेसिकली वाटर मैनेजमेंट की इक्विपमेंट बनाती है। एंड मोस्टली इसका जो वाटर कंट्रोल गेट्स है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज। इसके लिए 50% ऑफ रेवेन्यूज वाटर कंट्रोल गेट से आते हैं, जो कहीं ना कहीं फ्लड्स जहां भी आए वो कंपनी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। राइजिंग सी लेवल्स ये कंपनी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि जैसे मालदीव्स डूबने वाला है, तो मालदीव्स जैसे कंट्रीज को ऑब्वियसली इंडियंस तो डुबा ही रहे हैं, एट द सेम टाइम मालदीव्स सी लेवल के भी नीचे जाने वाला है। तो उस हिसाब से ये सब देशों को, ये सब कंट्रीज को जो सी लेवल के एकदम आसपास हैं, उनको कहीं ना कहीं वाटर मैनेजमेंट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगापुर भी है एक,
तो कंपनी का कहना है कि ओवर द लॉन्गर टर्म एक्सपोनेंशियल राइज देखने को मिल सकता है ऑर्डर्स में और इन्वेस्टमेंट में। कंपनी के जो कंपनी इक्विपमेंट बनाती हो सकता है कंपनी को मैनी फोल्ड टाइम्स अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़े ताकि डिमांड मीट कर सके फ्यूचर में। बट एज ऑफ नाउ इन द वेरी शॉर्ट टर्म भी कंपनी काफी अट्रैक्टिव लग रही है। एंड अगर इसके अपने टेक्निकल चार्ट्स देख लेते हैं, टेक्निकल चार्ट्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल में ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ मूव किए जा रहा है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस अभी करंटली रेजिस्टेंस के पास है, तो जस्ट इन केस अगर थोड़ा सा डिप देखिए यहाँ ये इस लेवल पे कहीं पे आती है फॉर एग्जांपल 1800 के आसपास, तो बिंदास आप ऐड कर सकते हैं। या फिर ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश करती है, ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है तो डेफिनेटली इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर किया जा सकता है। बट अगेन डिस्क्लेमर कि आपको अपनी स्टडी के ऊपर इसमें इन्वेस्ट करने का सोचना है, मेरे या किसी और के बोलने पे इन्वेस्ट नहीं करना है। एंड एक और डिस्क्लोजर कि मैं भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ, आजकल में ही मैंने इन्वेस्ट किया है। चलिए इसी बात पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।